नमस्कार दोस्तों, जे क्लासेस परिवार में मैं डॉक्टर अंकित भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज यहां पर एनवायरमेंटल स्टडीज का एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ गया हूं। तो जो बच्चे पहली बार यहां पर वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान दें कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर जो 6 है आपका यूपीवीटी के अकॉर्डिंगली उसको हमने कंप्लीट किया था। वहां पर हमने एनवायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सभी लॉज को पढ़ा था हमने। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पर्यावरण पर ऊर्जा का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन एनवायरनमेंट। के जो वातावरण है हमारे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनके ऊपर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए ये चैप्टर बच्चों में आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि जो हम लोग पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं वहां पर कुछ हेडिंग यहाँ पर रिपीट की हैं। अगर मैं यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंगली चलूँ, किसी भी बुक को फेवर करके मैं यहाँ पर फॉलो अप करके आपको बताऊं तो कुछ हेडिंग यहाँ पर ऐसी हैं जो हेडिंग हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। तो मैं यहाँ पर आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आपको दोबारा से उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने कहाँ पर चैप्टर्स में पढ़ा था। आज मैं आपको उनका ओवरव्यू दूंगा। तो वो जो हेडिंग्स हैं वो हम रिपीट करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसको हम पर्टिकुलरली पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। वो हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और जो नई हेडिंग्स होंगी वो हम यहाँ पर 1 to 1 आगे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पहले चैप्टर पे मैं मतलब अगर इस बात करूँ इस चैप्टर की तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग दी है कि ग्लोबल वार्मिंग किसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग नाम से एक चैप्टर है, ठीक है, सॉरी हेडिंग है, उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है। ग्लोबल वार्मिंग अगर मैं बच्चों यहाँ पर कंसीडर करूँ तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो भी उसके रीजन है उसको आपने ग्लोबल वार्मिंग बोला है। ग्लोबल मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा अर्थ, और वार्म मतलब गर्म हो जाना। अब क्यों हो रहा है जी गर्म? कुछ गैसेज हैं, गैस का नाम है ग्रीन हाउस गैसेज। वो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन होती हैं ये मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं बस, है ना। ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन है आपके पास? CO2 है, आपने पढ़ा हुआ है, मैथेन है, N2O है और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो ग्लेशियर पर्वत है वो पिघल के आने लगेंगे, वेजिटेशन एक पर्टिकुलर टाइप की रह जाएगी, बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकते हैं और बहुत सारी चीजें। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ रहे थे आप वहां पर पढ़ाया था भाई, है ना। चैप्टर नंबर 1 में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से मैंने पर्टिकुलर एक लेक्चर लिया है जहां मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज और सॉरी ग्रीन हाउस गैसेज, हथियार ही गिर गया आज तो, आई एम सॉरी जी। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो वहीं पर आपको इसको देख लेना है। तो जो बच्चे यहाँ पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे साथ वो जानते हैं कि हम पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फर्स्ट चैप्टर देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से लेक्चर मिलेगा आपको, उसको पढ़ लेना है। 15-20 मिनट का छोटा सा लेक्चर है, सारा का सारा वहां पर कवर हो जाएगा। तो ये यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पढ़ाया। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो यहीं पर एक हेडिंग और दिखी है, ठीक है, नाम अगेन एसिड रेन। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? एसिड रेन किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ अम्लीय वर्षा की बात करूं, एसिड रेन की बात करूं, तो मैंने आपसे कहा SO2 और N2 मतलब HNO3 H2SO4, बेसिकली तो ये है ना, मतलब नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनके जो कंपाउंड है मतलब SO2 के कंपाउंड या HNO2 या HNO3 के कंपाउंड अगर हम कंसिडर करें, वो जो कंपाउंड हैं वो मिलकर बारिश के द्वारा, मतलब जो बारिश आ रही है उस बारिश के साथ अर्थ पर आ जाते हैं
और हमारी वेजिटेशन को, मतलब हमारे पेड़ पौधों को, हमारे जो एनिमल्स हैं उनको, और जो हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसे एसिड रेन कहते हैं। ये भी मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया है, अलग से स्पेसिफिक हेडिंग है एसिड रेन, आप उसको देखिएगा। ये आपका वहां से कवर हो गया। तो 2 क्वेश्चंस ये जो थे ये मैंने आपको बेसिकली पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर उनके चैप्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपका टाइम बचा रहा हूँ। नंबर 3 यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन है कि जी ओजोन होल किसे कहते हैं, या ओजोन डिप्लेशन किसे कहते हैं। तो ओजोन होल या ओजोन डिप्लेशन ये भी पहले चैप्टर में था, यहां देखिए रिपीट हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 2-2 बार अगर किसी किताब ने किसी अलग अलग चैप्टर्स में इन बातों को बताया है तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना ही है। आप इसे 2021 लिख लो, पेपर लीक हो गया, ठीक है, 2021 लिख लीजिए, जो आप पेपर देने जा रहे हैं कुछ समय बाद, उस पेपर में एज इट इज मिलेंगे तीनों क्वेश्चन, डरने की बात नहीं है। 2 क्वेश्चन तो जरूर आने ही आने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि जी जो मतलब हमारे सूरज से जो किरणें आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, हमारे अर्थ के ऊपर एक कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है ओजोन की कवर, है ना, ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर वाले जोन में पाई जाती है। तो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट की रेज को ये हमारे अर्थ पर नहीं आने देती हैं, ये हमारी रक्षा करती है। हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन किया, इतना प्रदूषण किया, जिसकी वजह से इसके अंदर छेद हो गए हैं, या आप ऐसा मान सकते हैं कि इसकी कवरिंग पतली हो गई है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज आसानी से हमारे अर्थ पर आ जाती हैं और हमारे अर्थ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म को और वेजिटेशन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसे ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल कहा जाता है। ये भी मैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा के आया हूं। तो तीनों हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेसिकली यहां पर बात करूं, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए, तो यहां स्टार लगा लीजिए भाई, 3-3 स्टार लगा लो तीनों पे, और इस पर तो एक फालतू लगाओ, ये लो 4 स्टार, मतलब आएगा ही आएगा। ओजोन होल वाला अगर मैं बात करूं आपसे, तो ओजोन होल वाला तो आपका आना ही आना है। और बच्चों आपको ये बात ध्यान देनी है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ मैंने आपसे ग्रीन हाउस गैसेस पे बात की, ग्लोबल वार्मिंग पे बात की, इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, एसिड रेन पे बात करी, ओजोन होल पे बात करी। ये भी पूछ सकता है आपसे कि भाई ओजोन का फॉर्मूला कितना होता है ना, ओजोन का फॉर्मूला कितना है। तो ओजोन का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, तो ओजोन का फॉर्मूला है भाई आपका O3। क्या फॉर्मूला है? O3 इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। कैसे बनेगा ये भी लो, चलो एक बार सुनी लो। O + O दैट इज O3, मतलब एक O2 है और एक नेसेंट ऑक्सीजन है, ये दोनों के दोनों कंबाइंड करती हैं और O3 ओजोन बना लेती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं इसी क्रम में आगे बढ़ूं बच्चों, तो यहाँ पर एक हेडिंग और बनती है कि इको फ्रेंडली मटेरियल किन्हें कहते हैं, ठीक है, मतलब आपको ये बताना है कि इको फ्रेंडली मटेरियल किसे कहते हैं। ये एक नई हेडिंग है, ऐसा मैंने बेसिकली इतना इसके बारे में आपको नहीं बताया, तो ये आप सुनिएगा प्रॉपर वे में, इको फ्रेंडली मटेरियल। देखिए अब हिंदी में समझते हैं इसको क्या कहानी है। इको फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब दोस्त, मटेरियल मतलब कोई सबस्टांस, कोई चीज, इको मतलब एनवायरमेंट, मतलब वातावरण के लिए जो ऐसा मटेरियल है जो उसे फायदा पहुंचाता है, मतलब उसके लिए इको फ्रेंडली है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसे आपने इको फ्रेंडली मटेरियल बोला है। ऐसे बहुत सारे सबस्टांसेस हैं जो इको फ्रेंडली हैं और एनवायरनमेंट के लिए नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे और एनर्जी के यूज में भी लिए जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं बायोफ्यूल की, हम लोगों ने क्या किया, हमने गाय भैंस के गोबर से एक बायोफ्यूल बना लिया, बायोगैस बना ली, और उसके अलावा जो रेमिनेंट बचा है उसे भी हम खाद में यूज कर रहे हैं। तो गाय भैंस का गोबर जो कि पोल्यूशन का रीजन था कि हम उसे अगर उपले बनाकर उसको जलाते थे तो एयर पोल्यूशन होता था, ठीक है, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया और उससे एक ऐसा सबस्टांसेस क्रिएट किया, एक ऐसा कल्चर बना लिया जिससे खाद भी बन रही है और साथ साथ बायोफ्यूल के रूप में भी उसे यूज कर रहे हैं, जिसका यूज हम ईंधन में भी करते हैं, जिसका यूज हम बेसिकली लाइट जलाने में भी करते हैं, लाइटिंग में भी करते हैं। तो ये इको फ्रेंडली मटेरियल हो गया। तो यहां अगर आपसे पूछे तो इको फ्रेंडली मटेरियल का मतलब यही है कि एक ऐसा मटेरियल जो वातावरण के लिए इको फ्रेंडली है, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं है,
जो हमें अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर ऐसा मटेरियल है जो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ईजियर है। और या इसके अलावा ऐसा कोई भी मटेरियल जिसे रिसाइकिल किया जा सकता हो, है ना, कौन कौन सा हो सकता है, ऐसा जिसको आप बदल सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उस कंपाउंड को आपने इको फ्रेंडली मटेरियल में रख दिया। इसके अलावा ऐसा जो जिसका जो वेस्टेज है ना, मतलब जो भी उससे निकला है, जैसे मैंने आपसे कहा कि गाय भैंस का जो गोबर था उसका दोबारा से यूज किया जा सकता है ना, मतलब दोबारा से यूज कर लिया आपने, री यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल आपको मिला है उसका आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, मतलब आप उसको यूज करेंगे दोबारा से बन जाएगा, मतलब जो नेचर ने आपको बनाया, जैसे पानी बार बार मिलता रहेगा, हवा बार बार मिलती रहेगी, है ना, तो मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज, है ना, परंपरागत रिन्यूएबल सोर्सेज, रिन्यूएबल सोर्सेज यहां पर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि एक ऐसा सोर्सेज जिसको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, वो यहां पर हम कंसिडर करेंगे। और एक इसके साथ साथ हम ये भी मान सकते हैं कि ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, बहुत आसानी से मिल जाए ऐसा मटेरियल होना चाहिए। इसके अलावा अगर और बात करूं, कॉस्टिंग लेस होनी चाहिए, कॉस्टली नहीं हो, नॉट कॉस्टली, है ना, ज्यादा कॉस्टली ना हो, तब आप उसे एक अच्छा इको फ्रेंडली मटेरियल बोलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लाइफ स्पेन बढ़िया होना चाहिए, और इसके साथ साथ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बेसिकली नंबर 6 पे जाऊं तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़िया होना चाहिए मटेरियल, ठीक है। नंबर 6 गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब यहां पर एनर्जी जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मटेरियल बहुत बढ़िया है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन वो एनर्जी अच्छी नहीं दे रहा, और लाइफ स्पैन भी उसका ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जल्दी खत्म हो जाता हो, है ना। लाइफ स्पैन ड्यूरेबल, लाइफ स्पैन ड्यूरेबल है, ये आपको मान के चलना है ना, ये लंबा होना चाहिए इसका लाइफ स्पैन। तो इको फ्रेंडली मटेरियल पे यहाँ पर मैंने बात की। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर है आपका, इसको मुझे फाइनलाइज करना है बहुत जल्दी से, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 क्लास के अंदर इसको फाइनलाइज कर लेंगे। इसके बाहर आपको कुछ नहीं आना है, ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसके बाद एनवायरमेंटल साइंस में कुछ भी नहीं बचा है, और ये तीनों 2021 में आएंगे, शुरू वाले लिख के ले लो, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। नहीं आया तो मुझे पकड़ लेना, बता देना कि सर इस साल नहीं आया। ऐसा इम्पॉसिबल सा टास्क है कि इन 3 में से 2 क्वेश्चन ना आए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मान लीजिए, इस पूरी बायोलॉजिकल अगर हम बात करें यहाँ पर मतलब एनवायरमेंटल साइंस की, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। और बच्चों मैं आपसे बता दूं कि एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, 2-3 मिनट ले लेता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कि जेई क्लासेस मेरठ परिवार ने पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने 1-2 बार पहले भी बताया है आपको कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐलान किया हुआ है। मतलब जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जो यहाँ पर हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं, वो जेई क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको वहाँ ईजिली फॉर्म में एक लिंक मिल जाएगा, जिससे आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप वहाँ से जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लीजिए, उसको फिलअप करके जेई क्लासेस में सबमिट कर दीजिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं, कॉलेज टॉपर बनते हैं, ब्रांच वाइज तो बहुत सारे ऑप्शन बन गए। इसके अलावा सब्जेक्ट टॉपर बनते हैं, किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, जो और बच्चों से ज़्यादा हैं पर्टिकुलर कॉलेज में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जेई क्लासेस परिवार आपको एक बहुत शानदार सा गिफ्ट वाउचर देने वाला है। हमारा पूरा प्लान है कि हम हजारों बच्चों को गिफ्ट वाउचर्स दें, क्योंकि सब्जेक्ट टॉपर होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कि उसकी क्राइटेरिया जैसे फॉर एग्जांपल हम डिसाइड करेंगे, जो भी उसके अकॉर्डिंगली रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भरिएगा,
ठीक है, इसकी डेट को भी हमने एक्सटेंड कराकर 28 फरवरी की जगह अब 20 मार्च कर दिया है। तो आपके पास पर्टिकुलर टाइम है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपके पास कॉल वगैरह नहीं आना है। आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो आपको बहुत अच्छा ऐसा इनाम मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करूं तो यहां मैंने ये 3-4 हेडिंग्स आपके साथ शेयर की। अब इससे अलग मैं बेसिकली बात करूं तो और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो बेसिकली बच्चों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे तो देखिए ये मैंने आपसे आज जो 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपसे बात की। तो यहाँ पर बच्चों इसके साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन बिल्डिंग किसे कहते हैं, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है भाई कि ग्रीन बिल्डिंग किसे बोलते हैं। हिंदी में भी इसको ग्रीन बिल्डिंग ही बोला है कि व्हाट इज ग्रीन बिल्डिंग। यहां पर अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब यहां पर क्या आ गया भाई कि एक ऐसी डिजाइन करी वाली बिल्डिंग जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है और इसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ एवं नेचुरल जो एनवायरमेंट है उनसे बनी हुई है। तो यहां पर अगर मैं इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहूं, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा भाई, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ग्रीन बिल्डिंग आर डिजाइन, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ग्रीन, दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, आप डरिए मत। ग्रीन बिल्डिंग आर डिजाइन, ग्रीन बिल्डिंग आर डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल इम्पैक्ट, designed to reduce the overall impact, the reduce to reduce the overall impact of the built environment of the built environment on the built environment on human health and natural environment, on human health and नेचुरल एनवायरमेंट। तो यहां पर बच्चों मैंने आपसे बेसिकली बात की है ग्रीन बिल्डिंग आर डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द बुल्ट एनवायरमेंट ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल एनवायरमेंट। अब इसे हिंदी में सुनते हैं क्या कहता है। देखिए ग्रीन बिल्डिंग का क्या मतलब है, ये इस तरीके का डिजाइन किया हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और नेचुरल एनवायरमेंट के लिए एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और वातावरण को यहाँ पर बेसिकली समझाने के लिए आसान हो गया। देखिए ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा एनर्जी का रिसोर्सेज, मतलब ग्रीन का मतलब यहाँ प्लांट से है कि मतलब अगर हम प्लांट की बात करें, किसी भी ऐसे पर्टिकुलर एरिया की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर वाटर की बात करें, एयर की बात करें, तो ऐसा कोई भी एनर्जी का रिसोर्सेज जो वातावरण के लिए इको फ्रेंडली है, वातावरण के लिए फायदेमंद पहुंचाता है और इसके साथ साथ एनवायरमेंट के लिए भी फायदा पहुंचाता है और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी फायदा है, मतलब मनुष्य की हेल्थ को भी फायदा पहुंचा रहा है, एनवायरमेंट को भी फायदा पहुंचा रहा है। तो उन सबको बेसिकली आपने क्या बोल दिया है, उन सबको आपने ग्रीन बिल्डिंग की श्रेणी में यहां पर रख दिया है। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों तो यहां पर ग्रीन बिल्डिंग की लिए मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा रिसोर्सेज एनर्जी का, चाहे वो वाटर है चाहे वो एयर है, जिससे हमारे वातावरण को फायदा पहुंच रहा है, उसे हम यहां पर ग्रीन बिल्डिंग में कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पर आपसे पूछे कि ग्रीन बिल्डिंग के एग्जाम्पल यहां पर आप किसे किसे रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं उदाहरण की बात करूं, एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो ग्रीन बिल्डिंग के एग्जाम्पल में हम ऐसे सारे इको फ्रेंडली मटेरियल, अभी मैंने आपको पढ़ाया इको फ्रेंडली
जो मटेरियल हैं जिनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, जो कम पॉइजनस हैं, जो वातावरण के लिए फायदा पहुंचाते हैं, एनर्जी के गुड रिसोर्सेज हैं, आसानी से मिल जाते हैं, चीप हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग के एग्जाम्पल में रखने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे जो कि पॉल्यूशन बहुत कम करते हैं, इसके अलावा जिनको अगर हम बेसिकली बात करें तो जो भी इको फ्रेंडली के मटेरियल थे उन सबको हमने यहाँ पर इसको क्या बोल दिया भाई, ग्रीन बिल्डिंग का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसको कंसीडर कर दिया है। अच्छा, ग्रीन बिल्डिंग जो है इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स यही हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करूँ, इसकी विशेषताओं की बात करूँ, तो आपको बहुत आसानी से ध्यान देना है यहाँ पर कि ग्रीन बिल्डिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो ये बेनिफिट्स हैं कि ये एनर्जी का एक अच्छा रिसोर्सेज है, बहुत बढ़िया एनर्जी, बहुत काफ़ी मात्रा में आपको एनर्जी मिल जाएगी, और चीप है, सस्ता है, और सबसे बड़ी बात इको फ्रेंडली है, वातावरण को, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ ग्रीन बिल्डिंग वाला ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से पूछना चाहिए, तो यहाँ इसके लिए 2021 लिख देते हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ ग्रीन बिल्डिंग वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना चाहिए आपको। तो यहाँ पर बच्चों हमने आज कुछ हेडिंग्स पढ़ी हैं, बहुत सारी मोस्ट प्रोबेबली हेडिंग ऐसी पढ़ी थी जो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ी है, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया, आपका टाइम बचाया मैंने। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जेई क्लासेस मेरठ परिवार मैराथन बैच बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया लास्ट संडे, और मैराथन जो शंखनाद बैच है हमारा उसका सेकंड वर्जन इन द सेंस पार्ट 2, मतलब वहाँ पर हमने 50% सिलेबस कंप्लीट किया, 12 घंटे से भी ज़्यादा क्लास चली, मज़ा आ गया भाई, और आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया है। कुछ बच्चे 3rd सेम और 4th सेम के भी थे, वो भी देखने आए थे, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम 7 मार्च को, मतलब 7 मार्च को सेकंड मैराथन के नाम से यहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं शंखनाद बैच की। तो जो बच्चे यहाँ पर 3rd सेम और 4th सेम के हैं, और जो भी बच्चे यहाँ पर मेरे को वीडियो में देख पा रहे हैं, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपके कोई भी भाई बंधु, आपका कोई फ्रेंड जो कि 1st सेमेस्टर में है पॉलिटेक्निक में, और वो अभी तक जेई क्लासेस परिवार को नहीं जानते हैं या आपने उनको रिफर नहीं किया था, तो आप उन्हें प्रीफर करें, उन्हें रेफर करें कि उस मैराथन क्लास को जरूर ज्वाइन करें, उसमें पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाएगा उस दिन की क्लास में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महामैराथन के नाम से क्लास पड़ी हुई है, तो वो इतना उसको पहले वाली को देख लें, और सेकंड वाली के लिए 7 तारीख को यहाँ पर दोबारा जुड़ें। सॉरी फॉर दैट, आज तो जी आई एम सॉरी, एक्चुअली पेन गिर गया जी। यहाँ पर अगर मैं बच्चों बात करूँ तो यहाँ पर हमने ये जो चैप्टर था, मतलब इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन एनवायरनमेंट, इस पे बेसिकली 4 हेडिंग पढ़ी हैं आज, और कल के लेक्चर में इसके रिगार्डिंग और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर आज हम क्लास को विराम देते हैं, और फाइनली कल दोबारा से मुलाकात होगी। और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल साइंस के, बिल्कुल मैं आपको सही बता दूँ, एनवायरमेंटल साइंस के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं 6 से 7, मैंने छोटे छोटे पार्टों में आपके कंप्लीट कर दिए, और यहाँ पर मैं कल की क्लास में एक बहुत शानदार आपके लिए इम्पैक्ट करके, है ना, कॉम्पैक्ट करके आपको एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि किस चैप्टर से आपको क्या क्या चीज़ें जरूर पढ़नी है ना, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस वही मिल जाए जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो कल आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।